बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमने लेबर पॉलिसी पे और ख़ास तौर पे जो हुकूमत सिंध ने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का लॉन्च किया उसके बारे में एक तफसीली मीटिंग किए हैं, और मैं चाह रहा था कि आपको ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है उस पे मैं ज़रा ब्रीफ़ करूं, इसलिए कि ये सिंध हुकूमत का एक बहुत इनकलाबी कदम है जो इंशाअल्लाह ताला जब अगर हम अपने गोल में अपना लॉन्ग टर्म जो ख्वाहिश है उस पर पूरा उतर पाते हैं तो ये सिंध में रहने वाले हर मज़दूर के लिए बहुत ही एक फ़ायदा मंद कदम होगा, फैसिलिटी होगा जो हर मज़दूर का हक़ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा और उनको उनका बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। अभी तक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिंध के इंडस्ट्रियल मज़दूरों तक महदूद है, और वो भी जो सिंध में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सनती मज़दूर हैं वो हमारा कागज़ात के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ 600,000 वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स रजिस्टर्ड है। जो हमारा बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है सबसे पहले जो जिनको फ़ायदा पहुंचाएगा वो 600,000 जो रजिस्टर्ड मज़दूर है उनको एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के तहत अपना बेनिफिशरी अपना बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और जो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की वजह से बहुत फ़ायदा होगा और करप्शन में भी कमी होगी। लेकिन साथ साथ इसलिए कि ये 600,000 अंडर रिपोर्टेड है, और क्यों अंडर रिपोर्टेड है कि हम ये नंबर्स जो है डायरेक्टली उन इंडस्ट्रीज से लेते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स का तादाद कम बताते हैं। जब आपने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के तहत ये फैसिलिटी दिया है कि अब हर मज़दूर खुद रजिस्टर होगा, तो इस कार्ड की वजह से जो आपके अनकाउंटेड अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो कि शायद 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच पाएगा जो आपका रफ एस्टिमेट इसके मुताबिक में है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो इंडस्ट्रीज में मजदूर काम कर रहे हैं उनको वो जो हक नहीं दिया जा रहा है, जो उनका हक है, वो अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें सबसे एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ये हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यूनिवर्सली मतलब पूरे सिंध में हर मज़दूर को दिया जाए, और वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल मज़दूर मगर मज़दूर जहाँ काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि वो खुद जो मजदूर होते हैं, जैसे हमारा सहाफ़ी भाई है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड में या ऑर्गेनाइजेशन के तहत एम्प्लॉयड है, और जैसे कि जहाँ भी जो भी अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे होंगे, घरों में काम कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला जब वो खुद रजिस्टर होंगे मजदूर कार्ड में, उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिलेगा, तो फिर उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारा सनती मजदूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मज़दूरों के लिए और पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मज़दूर पॉलिसी दिया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़दूरों के हकूक़ में इजाफ़ा किया था, सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज़ दे के मज़दूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफ़ा करके बहुत फैसिलिटीज़ पहुंचाए थे। और हमने भी, सिंध हुकूमत ने भी, जहाँ तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहाँ तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज़ है और कानून साजी है,
हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है, लेकिन ये बेनज़ीर मज़दूर का एक इनकलाबी कदम है। और सिंध की ट्राईपार्टाइट पॉलिसी के बाद मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटीज़ में और लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है और हम इसको वेलकम करते हैं, इंकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नज़रिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मज़दूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मज़दूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मज़दूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना ख़ानदान में से किसी बुज़ुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फ़िक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स है वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मज़दूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मज़दूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा। तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मज़दूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं और सिंध के रहने वाले हर मज़दूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे। और बेनज़ीर मज़दूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मज़दूर के हाथ में पहुंचा दे, ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे भर सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था। और अब बेनज़ीर मज़दूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज कर रहे हैं, जिससे वो मज़दूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे पीपल्स पार्टी के लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से, जो हम मदद करते हैं लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मजदूर का लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूँ, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है और 2000 हमारा हुकूमत में हमने ये तरमीम पास किया था और 2015 तक मुकम्मल तौर पे डेवोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। हर हुकूमत जो है वो मजदूर का हक
اور ان کا مزدور کے جو بینیفٹس ہے وہ ڈیوالو نہیں ہوا ہے، تو ہم وہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کو فل فورس صوبے کو ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کے لیے زیادہ کام کر سکے. آپ کا شکریہ. قاضی آصف بالکل سر، تھینک یو. آپ کا سوال بہت ضروری ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کلیئرفائی کرنے کے لیے. سو جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہر مزدور کے لیے ہے. ابھی کے لیے جو ہے آپ کے جو 600,000 انڈسٹریل ورکرز ہے وہ فورن بینیفیشریز ہوں گے، اور ہم چاہیں گے اس لیے کہ یہ ایک الیکٹرانک کارڈ ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، سیلف رجسٹریشن کا کمپوننٹ ہے. تو جو مزدور ابھی بھی صنعتیں میں کام کر رہے ہیں مگر رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ بھی اس کا فائدہ لینا شروع کر دیں. ہمارا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اضافہ کریں، اور انفارمل سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سیلف امپلائڈ سیکٹر ہو، اور ہاں ذرائع مزدور ہو، ان کو بھی اس فیسلٹی کا فائدہ ملے. اور اس کے لیے ان کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ موبائل ٹیمز بیچ رہے ہیں. میں زیادہ تفصیل کا سعید غنی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ کو وہ ٹیکنیکل طریقہ کار ضرور بتائے. لیکن چاہے وہ ذرائع مزدور ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو، وہ خود رجسٹر ہو کہ خود اس فیسلٹی کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا سکیں گے. لیکن سعید غنی صاحب آپ ضرور ان کو جو آپ کو پروسیجر ہے اس کے بارے میں. دیکھیے، جو رجسٹریشن کا طریقہ ہے نا، اس وقت تو ہماری جو سیسی کے آفیسز ہیں اور جو نادرا کے آفیسز ہیں وہاں پر کاؤنٹرز ہیں. لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھے گی تو ہم جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بھی کاؤنٹرز لگائیں گے تاکہ وہاں کے مزدور وہاں خود رجسٹر کروا لیں. لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ اور ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تو پھر یہ موبائل سینٹرز بھی بنیں گے اور گاڑیاں بھی جائیں گی ان کی مختلف علاقوں میں، اور وہ ہم اس کو پبلش کریں گے کہ کس علاقے میں کس دن گاڑیاں ہوں گی. تو وہاں لوکلی لوگ جا کر، جس طرح نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، چونکہ نادرا کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں، تو جس طرح نادرا کے کارڈ بنتے ہیں سملرلی اسی طرح ہم پورے اسی پیٹرن پہ جائیں گے، اس کو ہر جگہ پھیلیں گے. چیئرمین صاحب، حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد یا پالیسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پہ کام کرتی آ رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم 2018 کا اور اس سے پہلے جو دھاندلی کیا گیا اس کا ریپیٹیشن نہیں چاہتے ہیں، اور جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے. خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے. جہاں تک حکومت کی بات ہے، کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا، اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہی دھاندلی کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ کے دھاندلی کو روکے. اس میں بہتر ہوگا، obviously لیجسلیشن کا تو ضرورت ہے، ٹرانزیشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے، ایک ایسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے، لیکن جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں، تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات متنازع رہیں گے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھ سکتے ہیں، ان کو امپارشل اے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے، تو پھر
इलेक्टरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। हम समझते हैं कि जो NA 249 का इलेक्शन अभी हाल ही में गुजरा है, आप सब ने उसको एक्सपीरियंस किया, देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल नहीं था। तो देयरफॉर हम यही चाहेंगे कि ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन करवा दें मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना हो। जी ये बता दें कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अस्करी इदारों पर तनकीद करते थे और इंतखाबात चुराने के इल्जाम भी लगाते थे। मियां साहब का बयानिया भी आपने सुना, PTM की जलसों की जीनत बना। अब कल दरख्वास्त दी गई है आप लोगों की जीत के खिलाफ मिफ्ता इस्माइल की तरफ से, और ये भी शक दायर किया गया है कि आप लोगों की सिंध हुकूमत शायद कोई रद्दोबदल वोटों में करेगी। और उन्होंने कहा है कि जो बैलेट पेपर्स हैं, जो बॉक्स हैं, उनको अस्करी इदारों की तावील में दिया जाए क्योंकि सिंध हुकूमत जो है उसमें तब्दीली रद्दोबदल कर सकती है। तो ये इतना बड़ा एतमाद किस तरह बहाल हुआ? आपके साथियों के बदलते मौक़िफ़ के बारे में क्या कहें? देखो, इलेक्शंस में आपके पास अगर आपके कोई एतराज़ है तो आपके पास तरीक़ेकार और फोरम्स अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए, और वो नून लीग का हक है कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है किसी गड़बड़ का, वो ज़रूर मैं उनसे अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ आप देखें। इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद रखें कि वो आपके इलेक्शन के मसले को हल कर सकते हैं, और आप फ़ौज की तरफ से अपील ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि नून लीग ने एक सीट हारा है तो फिर वो अपील कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे इलेक्टोरल प्रोसेस में। हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए नुकसान होता है अगर फ़ौज का रोल हो, जैसे 2018 का इलेक्शन में पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर डिप्लॉयड थे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो फ़ौजी डिप्लॉयमेंट हुआ है किसी इलेक्शन में, वो 2018 का इलेक्शन में पाकिस्तान के वो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो खड़े थे, जहाँ के जब दहशतगर्दी अरूज पे था 2008 में या 2013 पे ऐसे नहीं था। तो हम समझते हैं कि इससे ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनासा होते हैं मगर बिला वजह पाकिस्तान का फ़ौज भी मुतनासा होते हैं कि अगर उनके हाथ में पोलिंग का अमल या पोलिंग का कोई सिलसिला होगा तो फिर जिसके पास कोई कंप्लेंट है वो जो अदारा गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, जो अदारा गैर सियासी होना चाहिए, उन पे तनकीद आना शुरू हो जाता है। तो हम ये मुतालबा के साथ बिल्कुल नहीं देते हैं और हम समझते हैं कि ये गैर ज़िम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में दें। इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और नून लीग को बड़ा सोचना चाहिए कि क्या उनका जो बयानिया है या उनका मौक़िफ़ है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका इंडिविजुअल इंस्टेंसेस में या इंडिविजुअल इश्यूज़ की वजह से है, या वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, नज़रियाती मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। अगर वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं तो फिर उस असूली मौक़िफ़ और असूली बयानिया के साथ NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में देने का जो मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर है। PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, और PTM का मुस्तकबिल क्या है? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखो, अब एक तो नहीं, हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब से, और मेरा कोशिश ये था कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मज़दूरों के, इसलिए मे डे अभी हुआ है और मज़दूरों के लिए हमने काम भी किया है, तो हम मज़दूरों के इश्यूज़ के इर्द गिर्द सवालात के जवाब दें और वही हम फोकस बनाए अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनाब साहब, मेरे दो क्वेश्चन हैं।
मेरा एक बात तो ये है कि 2 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरियार टाउन के हवाले से कहा, सीएम साहब को हिदायत दी, नोटिस भी दिया। हाँ। तो सीएम साहब बैठे हुए पूछ के बताएं कि उसने क्या कार्रवाई की अभी तक। और दूसरी ये कि जो आप सैलाब बरसात आई थी, आप सागर भी गए और पूरे 30-4 अदला को घूमे, अभी तक वहाँ पर सिंदरी में पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, वो क्यों गवर्नमेंट ने नहीं बनाया? और अभी तक उनको मुआवजे नहीं मिले, तो ये कोताही इस तरह की गवर्नमेंट की क्यों है और आपने अभी तक उनसे पूछा क्यों नहीं? एक तो आपको कैसे पता मैंने नहीं पूछा? रमजान का महीना, रमजान के महीना है, झूठ नहीं कहा जाता है रमजान। जहाँ तक भारिया टाउन का सवाल है, वो जो स्पेसिफिक कंप्लेंट आ रहा था उस दिन पे जब हमारा इलेक्शन चल रहा था, और उस कंप्लेंट के हवाले से जो भी एक्टिविटी किया जा रहा था वो रोका गया था किसी साइट पे, उस जगह पे। और मेरा ख्याल मैंने जो सीएम साहब को टास्क दिया था कि वो इन्वेस्टिगेट करके मुझे रिपोर्ट देगा, मैं उस रिपोर्ट का अभी तक इंतज़ार है। अगर आप मेरा जो मानसून के और फ्लड्स के दौरे पे गौर से सुन रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो फिर आपको पता होगा कि इस टूर में मेरे मुतालबात क्या थे। मेरा मुतालबात ये था कि जो इसी भारिया टाउन केस के मुताबिक सिंध को पैसा मिलना चाहिए, यही पैसा जो अभी पड़ा हुआ है कोर्टों में, ये फौरन हमें दिया जाए, ताकि जो स्ट्रक्चरल ड्रेनेज के इश्यूज हैं, एलबीओडी और बहुत से इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जब भी मौसून होता है आधा सिंध डूब जाता है, जिसके लिए हमारा एनएफसी की तरफ से, वफाक की तरफ से कोई अपना हिस्सा ये पैसा नहीं दिया जा रहा है। ना वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं कि वफाकी पैसा इस वफाकी मसला पे लगे, जिसका नुकसान पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सालों साल होता है। अगर वहाँ से हमें वो हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, तो हमें ये इजाजत दी जाए कि हम अपना पैसा, सिंध का पैसा, इस इशू पे खर्च करें कि हम हमारा स्ट्रक्चरल जो ड्रेनेज का, एलबीओडी का और उसके इर्द गिर्द के जो हमेशा से इश्यूज रहे हैं, जो काफ़ी महंगे हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जो आज तक हमारा मुतालबा रहा है वफाक से कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, चाहे वो सुपर फ्लड हो या बारिश की वजह से जो फ्लड हो, हमने पाकिस्तान कार्ड, वतन कार्ड दे के डायरेक्टली वफाक की तरफ से वो लोगों को जो नेचुरल डिजास्टर में अफेक्टेड थे, उनको उनका हक पहुंचाए थे। हमारा मुतालबा है कि वही सिलसिला, वही तरीक़ेकार आज भी अपनाया जाए। इसलिए वो ना सिर्फ तारीख़ी नुकसान था, ना सिर्फ जो आपको नज़र आता है शायद इंफ्रास्ट्रक्चरली या पानी मौजूद है, मगर हमारा ज़राए मईशत को, हमारा फसल को, हमारा किसान को जो नुकसान पहुँचाया गया था, उसको उनके लिए, जैसे आपने नोट किया है, कोई कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं हुआ है। और हम आगे भी देख रहे हैं कि ये हमारा मानसून का सीज़न आ रहा है, तो ऐसे ना हो कि दूसरा मानसून भी आ जाए और पिछले मानसून का नुकसान का इलाज नहीं किया हो। तो इसलिए मैं अपने मुतालबात, पार्टी के मुतालबात आपके सामने दोहराता हूँ कि दो, एक जो वतन कार्ड मेरे जो भी, चाहे वो स्वात में है या मीरपुर खास में है, उनको उनका हक है कि उनको नुकसान, उनका घर का, उनका दुकान का, उनका फसल का, हमारे मानसून की, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है, उनको उस तरफ से कॉम्पनसेशन दिया जाए। और अगर हम चाहते हैं कि एलबीओडी और दूसरे स्ट्रक्चरल ड्रेनेज के इश्यूज का हम हल चाहते हैं, तो हमें उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। हमारा पैसा मौजूद है, हम वो पैसा मलीर में खर्च करना चाहते हैं और हम वो पैसा एलबीओडी पे खर्च करना चाहते हैं। आज साफत का साथियों का अलग दिन मनाया जा रहा है और हम जो मीडिया वर्कर्स हैं अपने आप को मजबूर समझते हैं। आज भी पाकिस्तान जो है ना, साथियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है। साथी कत्ल हो रहे हैं, बहुत सारे इशू, लेकिन इस वक्त सबसे जो अहम इशू है वो है सिंध हुकूमत से जो गुज़श्ता 3-4 सालों से मुतअद्दिद बार ये दावा किया गया कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को इश्तिहारात से मशरूत किया जाएगा। आज भी बहुत सारी मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती। ईद का सीजन है, तो ये बहुत ही ज्यादा
इशू है सर। बहुत सारी मीडिया वर्कर्स को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिलती। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? मुतअद्दिद बार दावा किया है सिंध हुकूमत। थैंक यू। एक तो ख़ास तौर पे आपका चैनल को तो ज़रूर देना चाहिए और दूसरा प्रेस फ्रीडम डे को बिल्कुल मुबारकबाद हो आप सबको। और जैसे आपने जिक्र किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से हमारा काफ़ी मुश्किलात का सामना है जो हम दूर करना चाहते हैं। जहाँ तक जो आपका वेज है वो आपका हक है, चाहे वो सहाफ़त में काम करे या जहाँ भी मज़दूर काम करे, आपको अपना तनख्वाह टाइम में मिलना आपका हक होना चाहिए। और हमें सब मिल के, चाहे वो मीडिया में हो, हुकूमत में हो, इसको इस नाइंसाफ़ी को दूर करना चाहिए। कुछ जहाँ भी कोई मेहनत करे, जहाँ भी जो कोई मेहनत करे, उनका मेहनत का जो उनका कॉम्पनसेशन है उनको ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है। मैंने चाहा कि हम सिंध हुकूमत का इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और जो सिंध हुकूमत एडवर्टीजमेंट्स दे, हम किसी तरीके से उसको इस पॉइंट के साथ लिंक किया जाए कि वो इस पैसा से फ़ौरन जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दिया गया है उनको दिया जाए। और ये टास्क हमने अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जी नासिर शाह साहब, आप हमें बताएं कि क्या हुआ उसका और क्यों हम अपना एड स्पेंडिंग को टाई नहीं कर सकते हैं तनख्वाह के साथ। उसमें आपका हुक्म था कि कोविड और उस लिहाज से भी इन सबकी सपोर्ट करनी है और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों को इंश्योर करने के लिए इनको एडवांस भी अगर दिया जाए वो भी दें और वो सैलरी अकाउंट में जाए। लेकिन सर उसमें कानून साजी की वो इशू था जो आपके इल्म में है कि कुछ इदारों की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ अफसरों ने उस पर वो नहीं किया काम। हालांकि हम चाहते थे, आपका हुक्म था कि उन मीडिया हाउसेस को दिया जाए, लेकिन वो उनके सैलरी अकाउंट में दिए जाएँ ताकि उनसे ये सैलरी ड्रॉ हो। तो उस पर सर अभी कानून साजी कर रहे हैं हम और इनको इंश्योर भी कराया है सर। और हमने लाइबिलिटीज़ कुछ दी हैं, बाकी इसलिए रुकी हुई हैं कि ये इंश्योर नहीं हो रहा कि जो भी हम लाइबिलिटीज़ देते हैं वो इनको नहीं मिलती। अभी भी 2-4 और दोस्तों ने भी ये शिकायत की है। तो अब जो भी उनको हम देंगे उनकी लाइबिलिटीज़, इनसे नथी करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वो हम इनकी सैलरी मिले सर। आपका ऑलरेडी हुक्म है सर, उसको मैं इंशाल्लाह अभी काफ़ी देर बाद आपने ये इशू रेस किया है और मैं भी खुद फॉलो अप करता हूँ कि क्या हुआ उस पॉलिसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपने मजदूर कार्ड निकाला। लेकिन चेयरमैन साहब, महंगाई इस तरह ज्यादा हो गई कि ये एक कार्ड पूरे घर का इलाज कितना करवाएगा? नहीं कर आप ये बताइए कि जो तहरीक चल रही थी आपकी वो इमरान 2 की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तहरीक को पीछे छोड़ दिया है? थैंक यू। जहाँ तक मजदूर का ये एक सिलसिला है, अभी हम सिर्फ इससे ये चाहते हैं कि जो हक इंडस्ट्रियल मजदूर को दिया जाता है वो हम एक्सपैंड करें दूसरे मजदूरों को। और हम समझते हैं कि जो अगर कम से कम तनख्वाह उनको दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर नहीं दिया जा रहा है, उससे कम भी दिया जाता है, वो मजदूर जो जिनका तनख्वाह कम है उनके लिए ये मजदूर का जो उनको बच्चों का या उनका ख़ानदान का, चाहे वो सेहत का इलाज का इशू हो या तालीम का इशू हो या इंजरी का इशू हो या मैटरनिटी का इशू हो या शादी का इशू, उसमें मदद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हर मजदूर और उस मजदूर का पूरा घर के लिए एक बेहतरी होगा, एक बेनिफिट होगा। और जहाँ तक इमरान की जाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी समझती है कि इसी इमरान खान की हुकूमत में रहने की वजह से, इसका नालायक नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से, चाहे वो हमारा PTIMF डील हो जो हमारा मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, या इसका स्पेशल तरीका है सियासत और पार्लियामान को, जमहूरियत को चलाना, जिससे जमहूरियत को, हमारा पूरा रियासत को नुकसान पहुँचा रहा है, इसका जाने से फ़ायदा होगा। इसका जाना जो है वो कौम और मुल्क का मुतालबा है। और यही वजह था कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखा था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ना सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज करना का जिम्मेदारी था या आपका मैसेज उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी था, लेकिन हमने तय किया था हमारा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में
کہ ہم جمہوری ہتھیار استعمال کریں گے اور ہم وزیر اعلیٰ بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف پارلیمانی ہتھیار چاہے وہ نو کانفیڈنس ہو ہم وہ ضرور استعمال کریں گے. ہمارا اتحادی نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ کا نو کانفیڈنس ناکام ہوگا. ہم نے سینٹ الیکشن کے تھرو ان کے سامنے ثابت کر دیا کہ ہم نو کانفیڈنس پنجاب اور وفاق میں لے آ سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا ہمت پکڑے. مگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو ٹھوس اور تگڑا سیاسی آرگیومنٹ پورا ملک کے سامنے رکھا گیا ہے اور اگر وہ خود اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہ ہم نے بزدار کو ہٹانا ہے نہ ہم نے عمران کو ہٹانا ہے تو یہ الزام پھر پیپلز پارٹی پہ نہیں جاتے. یہ الزام ان سیاسی جماعتوں پہ جاتے ہیں جو جان بوجھ کے چاہے وہ عدم اعتماد پنجاب میں ہو یا عدم اعتماد وفاق میں ہو ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, بہانہ بنا رہے ہیں. اور اسی ڈاکیومنٹ جس پہ ہمارا سگنیچر ہے, جس نے یہ ساری جماعتوں کا بھی سگنیچر ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا اور صرف اپوزیشن کے استعفوں کی بات ہوتی ہے, بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے. تو اس سے نہ حکومت جانا ہے نہ عمران جانا ہے اور عوام کی مایوسی میں اضافہ ہونا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ اپوزیشن کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کرنے کے بجائے وہ ذرا حکومت کا اپوزیشن کرے, ذرا حکومت کا معاشی پالیسیز کو دیکھے, سیاسی پالیسیز کو دیکھے اور اس پہ ہم قدم اٹھائیں. جنہوں نے دھاندلی کی ان کے ساتھ بیٹھ کے ریفارم نہیں لائیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ بات نہیں کریں گے, تو پھر ریفارم کیسے ہوگا, کس کے ساتھ ریفارمز کے لیے لیجسلیشن ضرور ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اس لیجسلیشن کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی منشور ہے اور اپنی پالیسی ہے اور جو بھی اپنا منشور کو اور اپنا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی سپیس ملتی ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا الیکشنز تب غیر متنازع ہوں گے, الیکشنز تب صاف و شفاف ہوں گے جب ہم یہ 100% گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوگا. میرا سوال یہ تھا کہ مریم نواز صاحب نے الزام لگایا کہ سندھ اسمبلی کو بچانے کے لیے آپ نے استعفیٰ اسمبلیوں سے نہیں کیے. اب جو صورت حال ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی بھی دھمکی دی ہے اور نیشنل گورنمنٹ بنائے جانے کی بھی. اگر عمران خان نے اسمبلیز توڑنے کی بات کی ہے اور نون لیگ ابھی تک استعفے کی بات کر رہے تو وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف ہے, آپ ہمارا وٹنس ہو, آپ سینئر صحافی ہو, آپ کو پتا ہے کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے. اگر سندھ حکومت کی بچانے کی بات ہوتا ہے اس کو ہم obviously فکر مند نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں جیسے آپ نے NA 249 کا الیکشن میں دیکھا کہ کل بھی اگر ہم استعفے دیں گے اور الیکشنز لڑیں گے تو ہم پہلے سے زیادہ سیٹس نکالیں گے. ہر بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹیز کا ووٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہ ثبوت ہے, پروف ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن سوال بنتا ہے کہ استعفیٰ اگر ہم مان بھی لے استعفیٰ کو ہم نے دینا ہے, لیکن استعفیٰ دینے سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. جمہوری ہتھیار کو, پارلیمانی ہتھیار کو, ووٹ کو عزت نہیں دیا جائے گا جب تک ہم پارلیمان کو عزت نہیں دیتے. اگر آپ کے پاس پنجاب میں میجورٹی ہے, پنجاب میں آپ کے پاس ووٹس ہے, تو کیوں بزدار کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے؟ 3 سال تک یہ کرمنل سیاسی نیگلیجنس ہے کہ اتنا بڑا ووٹس ہونے کے باوجود نون لیگ نے ایک دن کے لیے بھی بزدار کا حکومت کو مشکل نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی اپوزیشن میں بٹھایا گیا تھا یہاں مشرف کے دور میں, تو ہم سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے تھے. صرف ایک ہی دن پہ لیجسلیشن ہوا تھا.
वो 1 अप्रैल 4 पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरी खुदा बख्श में था और सिंध असेंबली खाली था, तो फिर सिंध असेंबली ने उस एक दिन के लिए लेजिस्लेशन किया था। 5 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामान मौजूद थे और उनको हिलने नहीं दिया। बुज़दार का हुकूमत 3 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, और आपने कभी सुना कि उसका बजट पास करने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोई कानून साजी करने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोई तगड़ा MPA नून लीग का ने पंजाब असेंबली में उठ के उसको ललकारा? नहीं। वो इसलिए कि अभी हमें महसूस हो रहा है कि शायद इनका मुकमुका है, शायद नून लीग समझती है कि बुज़दार अगर जितना भी नुकसान पहुंचे पंजाब को तो सो पहुंचे, बुज़दार जितना भी पंजाब की आवाम को मुश्किलात पैदा करे वो करे, लेकिन नून लीग समझते हैं कि उनको इसमें इनका सियासी फायदा है, तो वो पंजाब के आवाम के फिर मुश्किलात में जो मुश्किलात का सामना कर पड़ रहे हैं, ये नून लीग से भी सवाल पूछेंगे कि आप क्यों बुज़दार हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हमने तो आपको रास्ता दिखाया है कि पंजाब के थ्रू आप वफाक भी ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका जवाब फिर देना पड़ेगा। जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की बात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो किरदार कशी होती है इस सब्जेक्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो मैं आपको समझाऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब जो हुकूमत रहा है सिंध में, दूसरे सूबे में दूसरे की हुकूमत भी रहा है, और आपने देखा कि आते हुए खान साहब ने अपना पंजाब में लोकल बॉडीज़ का निज़ाम का ख़ात्मा किया, पख्तूनख्वा में अपना लोकल बॉडीज़ का निज़ाम का ख़ात्मा किया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये कदम नहीं उठाया, जबकि सबसे बड़ा शहर कराची आपको सियासी मुखालिफ के साथ MQM के पास उनका मेयरशिप था, लेकिन सिंध सूबा वो वाहिद सूबा है जहां बल्दियाती निज़ाम ने अपना टर्म पूरा किया। अपना टर्म पूरा करने के बाद इंटरम पीरियड के लिए ऑफ कोर्स डिसॉल्व हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स सिंध हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स को लगाए हैं। ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी है कि आप सिविल सोसाइटी के लोग भी रख सकते हो, आप वहाँ लोकल कम्युनिटी से लोग रख सकते हो, उस पर हम गौर कर सकते हैं। लेकिन जो अब इंशाल्लाह ताला आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होंगे उसमें हम अपना कानून पे काम कर रहे हैं, सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनके पास ज़्यादा वसाइल हो, उनके पास ज़्यादा पावर हो, और उनका अपना जो रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम है वो भी बेहतर हो और तगड़ा हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है और हर टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ है, और ये PTI हुकूमत जो लोकल बॉडीज़ पे बहुत बात कर रहे थे, वो उनके दौर में बहुत पंजाब में और पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म किया गया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला पूरा हिस्सा लेंगे लोकल बॉडी इलेक्शंस में और रिजल्ट्स दिखा के। जहाँ तक वज़ीर आज़म का दौरा है, महंगाई तो हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है, महंगाई की सुनामी का मुकाबला तो हर पाकिस्तानी कर रहा है, और आपको पता होगा कि रमज़ान का महीना है, और इस रमज़ान के महीने में हमने इन्फ्लेशन ने डबल डिजिट्स फिर से क्रॉस किया है। एक साल बाद जो है पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट्स में फिर से आ चुका है, और वो रमज़ान के महीना में। तो ये इस हुकूमत का
इस PTIMF डील का वजह से हम इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। ये वजीर आजम ने खुद कहा था कि अब वो मॉनिटर करेगा, वो खुद देखेगा और इंश्योर करेगा कि महंगाई का मसला जो है अवाम के लिए उसमें कमी आएगा। लेकिन कमी आने के बावजूद के बजाय महंगाई में इजाफा हुआ है। तो इस महंगाई का इजाफा का भी जिम्मेदार इमरान खान साहब है, और वो कितने भी दौरा लगाए इस्लामाबाद की जो मार्केट्स है उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है महंगाई पे। और हम समझते हैं इसका इलाज एक है, और इलाज ये है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो, इमरान खान घर चले जाए, हम इस PTIMF डील से निकले, हम इस PTIMF डील से अलग हो जाए जो हमारे अवाम को इतना परेशानी का सामना करना, जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हम एक अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी दे। अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी से अवाम के मुफाद के हम मुईशत चला सकेंगे। और जहाँ तक B टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने है कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वजीर आज़म रहना चाहिए, और कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को एक और दिन के लिए भी वजीर आज़म नहीं रहना चाहिए। उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन B टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। बड़ा अच्छा में अनवर महर साहब का टेनेंसी एक्ट जो है मुझे इसका इल्म नहीं था। मैं बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उस लिहाज से रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमने जो बहुत बड़ा काम किया है इस मजदूर कार्ड के थ्रू वो ये है कि हम ज़राए मजदूर को भी ये ज़राए मजदूर को भी ये मजदूर कार्ड का बेनिफिशरीज बनाना चाहते हैं, उनका मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जैसे सनती मजदूर को फैसिलिटी मिले वैसे जब ज़राए मजदूर बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएंगे तो उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी का एक बेनिफिट हो, एक सिक्योरिटी सोशल सेफ्टी का एक नेटवर्क हो जो उनको बचा सके। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी जोर दिया है और मजदूरों के लिए काम किया है। सिंध वो सबसे पहले सूबा है जहां हमने ना सिर्फ ज़राए मजदूरों को ये हक दिया कि वो यूनियंस बना सकते हैं, मगर वो पहला सूबा है जहां ये यूनियंस बने हैं। हमने जो वुमेन्स एग्रीकल्चर एक्ट के मुताबिक कानून साजी किया है वो 50% ज़राए मजदूर जो ख़वातीन हैं, जो काउंट ही नहीं होते थे, जो रिकग्नाइज ही नहीं होते थे, उनका मेहनत उनका कंट्रीब्यूशन वो रिकग्नाइज किया है। हमने किसानों के लिए मसलन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो गंदम का जो वीट का हमने 2000 का रेट रखा था उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बाकी सूबों में भी जहाँ पंजाब ने पहले 1600 अपना रेट सेट करना था, जब सिंध हुकूमत ने 2000 रेट सेट कर दिया तो उन्होंने फिर 1800 का रेट सेट किया।